नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। आज का एडिटोरियल है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल ये भी है, थोड़ा ध्यान से देखना है। 29/5/2021 का ये एडिटोरियल है। सबसे पहले मैं इसका वर्ड करा देता हूं। देखिए, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं द हिंदू का, जिसका यूज़ इसमें किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है, यहाँ पर यूज इसका होगा अत्यधिक मात्रा या किसी चीज़ का लार्ज अमाउंट में होना। फिरोसियस, खतरनाक या डेंजरस। अपेंडेड। अपेंडेड मीन्स पलट देना, जस्ट चेंज कर देना, टर्न डाउन कर देना। पे आउट, लार्ज अमाउंट या अत्यधिक मात्रा। जनरेटेड, सर्ज या वृद्धि। ट्रंकेटिंग। ट्रंकेटिंग मीन्स कट करना, छोटा करना या कम करना भी। कंट्रैक्शन, छोटा करना या सिकुड़ना। बूस्ट, वृद्धि। मॉपिंग अप या मॉप अप, कंज्यूम करना, उसका पूरा यूज़ करना। सोखना भी होता है, और कहीं कहीं इसका इस्तेमाल जो है सो साफ करना या पोछा लगाने के अर्थ में भी करते हैं। डिसरप्शन मीन्स बाधा, डिस्टर्बेंस। बफर मीन्स होता है आर्थिक जमा होना या आर्थिक मदद होना। इकोनॉमिकल हेल्प या मॉनेटरी हेल्प भी कहते हैं उसे हम लोग। कुशन, CUSHION। कुशन का मतलब होता है तकिया, लेकिन यहाँ जो इसका मीनिंग होगा आरामदायक होगा। कॉफर्स। कॉफर्स मीन्स तिजोरी या कोष, जिसमें जो हम लोग क्या करते हैं, धन को रखते हैं। एक्सचेकर। एक्सचेकर मीन्स कोषागार। कंटीजेंसी। कंटीजेंसी मीन्स भविष्य के लिए जमा, भविष्य के लिए डिपॉजिट रखना। विगल रूम। विगल रूम, इसको हम लोग विश्राम गृह भी कहते हैं, जहाँ पे हम लोग आराम करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, उसको हम लोग विगल रूम कहते हैं। ओवरशूट का मतलब होता है अत्यधिक हो जाना, टू इंक्रीज समथिंग। लास्ट रिसॉर्ट। RBI को लास्ट रिसॉर्ट कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता। और इल एफोर्ड। इल एफोर्ड का मतलब होता है अनेबल टू एफोर्ड, यानी कि उसको एफोर्ड करने लायक नहीं है, वहन करने योग्य नहीं या वहन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स था और हम लोग अब इस पर ओवरव्यू देंगे कि आज का एडिटोरियल क्या है। आज का एडिटोरियल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से द हिंदू ने डील किया है, चूँकि यह RBI के बारे में बता रहा है। RBI के बारे में बताने के बाद बहुत तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, खास करके जो बैंकिंग का तैयारी करते हैं उनके लिए ये एक प्रकार का प्राण वायु का काम करेगा। क्योंकि बहुत सारे इसमें इकोनॉमिकल टर्म्स यूज़ किए गए हैं, तो ये उनके लिए प्राण वायु का काम करेगा। तो आइए देखते हैं। ध्यान से देखना है दोस्तों, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ग्रामेटिकली भी हम लोग समझेंगे, और इसका क्या, इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या क्या पहलू है, उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, आज का है 29 का। हेडिंग है इसका कि टाइमली विंडफॉल। टाइमली का मतलब समय समय पर, और विंडफॉल मतलब होता है कि अचानक किसी चीज़ में वृद्धि हो जाना, तो उसको हम लोग विंडफॉल कहते हैं। लेकिन यहाँ जो इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ लार्ज अमाउंट में, यानी पैसे के अर्थ में, यानी RBI के पास बहुत ज़्यादा पैसा कहने का मतलब है, तो उस संदर्भ में हम लोग विंडफॉल का प्रयोग करते हैं। अब क्या टाइमली विंडफॉल हुआ है, पैसा कहाँ से लार्ज अमाउंट आया है, क्या है इसमें हम लोग देखेंगे। ऑन RBI's फंड ट्रांसफ़र, यानी RBI का जो फंड ट्रांसफ़र है, यानी पैसे का एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र है, उसमें टाइमली विंडफॉल हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो आइए हम लोग इसका जिस्ट देखते हैं। कह रहा है कि द RBI's ट्रांसफ़र इज़ अ मच नीडेड बफर, कि RBI का जो ट्रांसफ़र है
वह मच नीडेड बफर है, मतलब बहुत ज़रूरी जो है सो बफर है, यानी मॉनेटरी हेल्प है, यानी उसको मदद करता है। बट देयर आर रिस्क इन बैंकिंग ऑन दीज सरप्लसेस। सरप्लसेस मतलब होता है अधिक हो जाना। कह रहा है कि आरबीआई का जो ट्रांसफ़र है, आरबीआई जो ट्रांसफ़र करता है वो मच नीडेड बफर है, यानी बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत आवश्यक जो है सो एक प्रकार का कह सकते हैं कि बफर का काम करता है। लेकिन इसके पीछे रिस्क भी है कि यदि इस तरह का सरप्लस हो जाता है तो क्या क्या रिस्क है दोस्तों। यह आरबीआई का बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल में से एक है। इसमें बताया गया है कि अभी जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, एज यू नो दैट, कि हमारा जो इकोनॉमी है वह अच्छे कंडीशन में नहीं है। लेकिन आरबीआई क्या करती है कि कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन आरबीआई के पास है, कुछ ऐसा उसका प्रोसीजर है अपना, जो कि जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज में है, जैसे एफडीआई है। तो इन सारे माध्यमों से वो क्या करती है, पैसे को अपने पास लाती है और जिसका इस्तेमाल जो है राष्ट्र के कल्याण में करती है। तो इसी पर द हिंदू जो है सो कटाक्ष करता है कि आपके पास पैसा तो आ रहा है, ठीक है, आपने सरप्लस भी दिया है, आपका बजट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंटीजेंसी में जो आप रखते हैं भविष्य के लिए, उस पर खतरा है। क्यों खतरा है कि चूंकि अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा जो है सो सोशल वेलफेयर में जा रहा है, वैक्सीनेशन में जा रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता होगी। तो हाउ कैन यू डील, कि कैसे आप इसको डील कर सकते हैं, तो इसी के बारे में ब्रॉड एनालिसिस है। तो आइए दोस्तों, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन, देखिए सब कभी शब्द जो है ना, यहाँ से यहाँ तक एक शब्द है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन था, अब ये सब्जेक्ट हो गया है ना। यहाँ से चेन जोड़ते चलिएगा, समझते चलिएगा, ग्रामर भी आपका अच्छा होगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन, क्या डिसीजन है आरबीआई का, तो टू ट्रांसफर 99,122 करोड़, 99,122 करोड़ ऑफ सरप्लस टू द सेंट्रल, टू द सेंटर। टू का मतलब होता है को, आगे की ओर, यानी आरबीआई ने क्या किया है, ट्रांसफर किया है 99,122 करोड़ सरप्लस, अधिशेष ज़्यादा, सेंटर को, केंद्र सरकार को। कहाँ से आया, तब तो सरप्लस किया। कम्स एज अ विंडफॉल, आया था एज अ विंडफॉल के रूप में। अब ऐसा नहीं कि विंडफॉल आसमान से पैसा टपक गया, वो बात नहीं, विंडफॉल के रूप में आया, कहने का मतलब लार्ज अमाउंट अधिशेष के रूप में आया। कहाँ से आया, उसी पे हम लोग क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। टू द गवर्नमेंट, सरकार को, यानी सरकार को एज ए विंडफॉल के रूप में आया। एट अ मोमेंट, उस मोमेंट में, किस समय पैसा आया, जब आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस से चल रहे होते हैं, उस टाइम आपके पास पैसा आता है, तो एक जो इंटरनल फीलिंग होता है वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग होता है। व्हेन द फिरोसियस, देखिए कितना अच्छा शब्द का प्रयोग किया, फिरोसियस मीन्स होता है खतरनाक, फिरोसियस डॉग, है ना। फिरोसियस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, कि जब आपका दूसरा लहर जो है सो कोविड-19 का चल रहा है, उस टाइम में आपको पैसा आया है। कितना आया है, 99,122 करोड़। हैज़, देखिए यहाँ से जोड़ रहा है कि व्हेन द फिरोसियस सेकेंड वेव ऑफ 19 कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ likely upended most projections for the economic, including revenue assumptions. Correct, yeah, Reserve Bank of India decision to transfer 99,122 crore of surplus to the central comes as a windfall to the government at a moment, उस समय आया है, when the ferocious second wave of COVID-19 pandemic, कि जब कोविड-19 का महामारी जो आया है, has likely upended, यानी वो क्या कर दिया, यह महामारी अपेंडेड कर दिया है, उलट पुलट कर दिया है, बदल कर रख दिया है। अपेंडेड मीन्स होता है पलट देना। मोस्ट प्रोजेक्शंस, जितने भी आपके मोस्ट प्रोजेक्शंस थे, जो आपने अनुमान लगाए थे फॉर द इकोनॉमी के लिए, इंक्लूडिंग रेवेन्यू एजम्पशंस, रेवेन्यू एजम्पशन को शामिल करते हुए, कि आपने जो दावा किया था कि मेरा ग्रोथ जो है सो 7 पॉइंट रहेगा, 8 पॉइंट रहेगा, इस तरह का हमारा ग्रोथ रेट रहेगा, लेकिन क्या हुआ, आपका जो प्रोजेक्शन था, जो अनुमान था, आपका धरा का धरा रह गया। क्यों, चूँकि आपने लॉकडाउन लगाया, आपका इकोनॉमी जो है सो अनबैलेंस्ड हो गया। तो यही कह रहा है कि अपेंडेड, पलट कर रख दिया, हमारा जो अनुमान था इकोनॉमिक ग्रोथ का या रेवेन्यू एजम्पशन की, इतना ज़्यादा राजस्व हमको आएगा।
द पे आउट का मतलब जो पैसवा है, ये जो पैसा आपको आया है अमाउंट इज ऑलमोस्ट डबल। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, डबल मतलब दो गुना। कि ये जो पैसा है 99,122 करोड़ ऑलमोस्ट डबल दी 53,511 करोड़ यानी 53,511 करोड़ का लगभग दुगना है। दैट द फिनांस मिनिस्टर हैड बजटेड फॉर द वे ऑफ डिविडेंड रिसिप्ट्स। कहने का मतलब है कि यह जो आपका है 53,511 करोड़ से दुगना है, यह बहुत डबल अमाउंट है जो द फिनांस मिनिस्टर हैड बजटेड, जो हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं जिन्होंने बजट किया था फॉर बाय द वे ऑफ डिविडेंड रिसिप्ट्स। डिविडेंड रिसिप्ट्स के माध्यम से जो हम लोगों को बजट दिया था। डिविडेंड रिसिप्ट मतलब क्या होता है कि यदि किसी कंपनी या सरकार को प्रॉफिट होती है और उस प्रॉफिट का हिस्सा यदि अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है तो उसी को बोलते हैं डिविडेंड रिसिप्ट। कहाँ से डिविडेंड रिसिप्ट आया था सरकार को? तो इंक्लूडिंग फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमारे जो बैंक्स हैं, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे डिविडेंड रिसिप्ट आया था, है ना। दैट द आरबीआई हैज जनरेटेड मतलब होता है वृद्धि करना, कि द आरबीआई हैज जनरेटेड अ सरप्लस मतलब अधिशेष होना, अत्यधिक होना, दैट इज ओवर 73% हायर देन कंपेरेटिव डिग्री का शब्द इस्तेमाल किया गया है कि आरबीआई हैज जनरेटेड सरप्लस। आरबीआई ने सरप्लस जनरेट कर लिया है, पैसा जो उसके पास 99,122 करोड़ आया है वो क्या है? दैट इज ओवर 73% हायर देन, जो कि 73% ज़्यादा है किससे? व्हाट इट पोस्टेड फॉर द प्रीवियस 12 मंथ पीरियड। पिछले 12 महीने का जो कार्यकाल है उससे ये 73% ज़्यादा है, 73% हायर है। इंडेड जून 2020 यानी 2020 जून में जो समय समाप्त हुआ उससे यह सीधे 73% ज़्यादा है। समझ रहे हैं दोस्तों? क्यूरियोसिटी को बढ़ाइए, ये मतलब मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। अब देखिए कलाकारी बार बार बताते हैं, है ना। अब देखिए इज ऑल्सो नोटवर्थी, यह भी नोटवर्थी है। तो क्या नोटवर्थी है? आरबीआई नोटवर्थी है। नोटवर्थ मतलब लिखने और वर्दी मतलब लायक। लिखने लायक मतलब है कि यह अच्छा है, कमाल का है। इज नोटवर्दी, इज का प्रयोग जो है क्या है? तो सरप्लस। यह जो सरप्लस हुआ है, अत्यधिक हुआ है, यह नोटवर्थी है, बहुत अच्छा। वैन वन कंसिडर्स, जब कोई यह कंसिडर करता है, विचार करता है कि द बैंक जस्ट चेंज्ड इट, यह नोटवर्थी है कि जब कोई सोचता है कि द बैंक जस्ट चेंज्ड इट्स अकाउंटिंग कैलेंडर, कि कोई बैंक जो है सो जस्ट चेंज्ड इट्स अकाउंटिंग कैलेंडर, उसने अपने अकाउंटिंग कैलेंडर को चेंज कर दिया। अकाउंटिंग कैलेंडर का मतलब होता है वैसा कैलेंडर जिसको खास करके कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जैसे बैंक आपको पता है कि 31 मार्च को समाप्त हो जाती है और फिर उसके बाद जो है सो 1 से अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो वो उसका अकाउंटिंग कैलेंडर है। फ्रॉम जुलाई जून टू एन अप्रैल मार्च, है ना, फॉर्मेट पे काम करती है। जुलाई जून टू एन अप्रैल मार्च फॉर्मेट पे काम करती है। बाय ट्रंकेटिंग, देखिए बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, ट्रंकेटिंग। व्हाट इज मीन, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? कट करना, छोटा कर देना। ट्रंकेटिंग इट्स लास्ट फिनेंशियल ईयर। इट्स का प्रयोग जो है सो आरबीआई के लिए किया गया है कि आरबीआई ने अपने पिछले फिनेंशियल ईयर को कट करके, कम करके जो है सो अकाउंटिंग कैलेंडर बनाया, जिसका फॉर्मेट जून जुलाई से अप्रैल मार्च का दिया। सिंपल है समझना। दोस्तों होता है क्या कि हम जो शब्द का अनुवाद करते हैं तो वो अपना रियल इसेंस खो देता है। एक्चुअली ये बहुत इजी रहता है, लेकिन समझने में थोड़ा सा हमको क्या होता है, हम अनुवाद की प्रक्रिया को अपनाते हैं, इस कारण से हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हॉलीवुड फिल्म हम लोग देखते हैं ना, तो हॉलीवुड फिल्म में क्या, उसको हिंदी में डबिंग देखते हैं तो थोड़ा सा उसका जो इसेंस है समाप्त हो जाता है। यदि उसको इंग्लिश में देखते हैं तो रियल फीलिंग जो है सो हमारे अंदर आता है। तो जो 9 मंथ पीरियड, 2 का मतलब हो गया यहाँ तक, 9 मंथ पीरियड तक इसको छोटा करके किया है। द आरबीआईज एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है,
रिलीज ऑन थर्सडे, जिसको कि थर्सडे को रिलीज़ किया गया, शोज दैट, देखिए दोस्तों यह द हिंदू का आर्टिस्टिक स्टाइल है लिखने का कि सब्जेक्ट के बाद कोमा का लगाना। अब यहाँ देख रहे हैं कि दी आरबीआईज एनुअल रिपोर्ट, यहाँ से यहाँ तक एक शब्द है, सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब शोज का प्रयोग किया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। रिपोर्ट शोज, रिपोर्ट कहता है कि अ शार्प 63% कॉन्ट्रैक्शन इन द एक्सपेंडिचर, यानी खर्च में 63% जो कमी हुआ, कंट्रैक्शन मतलब छोटा होना, सिकुड़ जाना तीव्र गति से, वॉज अ मेजर फैक्टर, वह सबसे बड़ा फैक्टर था कि खर्च में कमी होना, इन बूस्टिंग द सरप्लस, सरप्लस को बूस्ट करने में यह सबसे बड़ा योगदान जो क्या था कि एक्सपेंडिचर में, खर्च में 63% की क्या देखी गई, तो कमी देखी गई। स्पेशली खास करके एज इनकम फेल बाय 11%, लोगों का इनकम जो है सो गिर गया है 11%। हाउएवर, जबकि द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द रियल टर्म्स, वास्तविक में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था वो क्या था, वॉज दी 50,629 करोड़, 50,629 करोड़ ऑफ एक्सचेंज गेन। वो क्या था, 50,629 करोड़ एक्सचेंज गेन था। अब दोस्तों यह शब्द है एक्सचेंज गेन, आखिर ये एक्सचेंज गेन है क्या? तो आरबीआई क्या करती है कि करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए फॉरेक्स मार्केट में जाती है और वहाँ पर करेंसी का ट्रेडिंग करती है, यानी करेंसी स्वैप होती है, होता है वहाँ पर क्या कि डॉलर का जो है सो एक्सचेंज होता है रुपीज़ में है, कभी डॉलर का यूरो में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं करेंसी ट्रेडिंग करना। और इसी ट्रेडिंग के माध्यम से आरबीआई जो लाभ कमाती है उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज गेन होना। और यह जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया दोस्तों? तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था, तो 50,629 करोड़ का था एक्सचेंज गेन का, रियलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, जिसको सेंट्रल बैंक के द्वारा रियलाइज किया गया, यानी आरबीआई के द्वारा, फ्रॉम इट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के माध्यम से, यानी कि करेंसी स्वैप के माध्यम से। द सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, विच एडमिट्स टू इंटरवेनिंग, जो एडमिट करता है, यहाँ एडमिट करने का मतलब होगा काम करता है, प्रोसेस करता है, क्या करने का, इंटरवेन करने का। इंटरवेन करने का मतलब हो गया कि अपना जो एक प्रोसेस है, अपना जो कार्य करता है, इंटरवेनिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपना काम करती है, इंटरवेन करती है। क्यों करती है, तो टू स्मूथ वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब अस्थिरता, हलचल, स्मूथ मतलब शांत करना, चिकना करना, रिलैक्स करना। तो किस तरह की वोलेटिलिटी को स्मूथ करती है, ताकि जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे देश में बना रहे, फिनेंशियल लिक्विडिटी बना रहे। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, हैड अ वेरी बिजी टाइम, यानी कि बहुत बिजी टाइम था किसके पास, किसका, तो आरबीआई का। क्या करने के लिए, तो मॉप अप करने के लिए, मॉपिंग अप बड़ा ही बेहतरीन शब्द। इसका मतलब होता है कि खपाना, कंज्यूम करना, डाइजेस्ट करना, उसको किसी चीज़ में जो है सो पूरी तरीके से समाहित कर देना। कहीं कहीं इसका प्रयोग जो है सो साफ करने के अर्थ में भी किया जाता है। बिजी टाइम था मॉपिंग अप करने में द रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज को, और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लोज होता है उसको भी मॉप अप करती है। कहने का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज से आरबीआई पैसा कमाती है, एफडीआई से भी पैसा होता है। जैसे एफडीआई का मतलब हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया जो बाहर से पैसा आता है ना, विदेशों से जो पैसा हमारे देश में आता है। दैट एक्सीडेड 81 बिलियन डॉलर, जो कितना बढ़ गया था, 81 बिलियन डॉलर बढ़ गया था ग्रॉस रेट लेवल पे इन द लास्ट फिनेंशियल ईयर, पिछले फिनेंशियल ईयर में, एज वेल एज और द सीजेबल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, वैसा इन्वेस्टमेंट जो लार्ज पैमाने पे किया गया था। कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स आरबीआई और भी करती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट उसको हम लोग कहते हैं, पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना फ्रॉम ओवरसीज, यानी विदेशों से। स्टिल, फिर भी, अब देखिए यहाँ पर एक प्रकार का कटाक्ष किया गया है द हिंदू के माध्यम से कि ठीक है भाई, आपको 50,629 करोड़ रुपये एक्सचेंज गेन हो रहा है, इस तरह से आपका इकोनॉमी में सरप्लस चल रहा है, तो कहीं आपका मकसद कुछ और तो नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि स्टिल 69% इंक्रीज इन द एक्सचेंज गेन, कि 69% जो एक्सचेंज गेन में बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुई है ओवर द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीनों में। प्रीसीडिंग का मतलब पिछला, हम लोग रीजनिंग बनाते हैं ना, तो प्रीसीडेड बाय यानी पहले, अब फॉलोड बाय बाद में। प्रॉम्प्ट्स द क्वेश्चन, प्रॉम्प्ट का मतलब उछालना, यहाँ हो जाएगा रेज करना या सवाल करना। प्रॉम्प्ट्स द क्वेश्चन, प्रश्न खड़ा करता है, एज टू वेदर, कि क्या,
वेदर द आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज, कि क्या आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, वेयर ऑल इंटायरली एम्ड एट, देखिए एम के साथ एट का प्रयोग करते हैं, है ना। अब एट लगने के बाद ये जो प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे हम लोग अवश्य, है ना। तो एम के साथ एट लगाते हैं, लुक एट के साथ एट लगाते हैं, गेज के साथ एट लगाते हैं, गेज एट मतलब देखना, स्टेयर के साथ एट लगाते हैं, स्टेयर एट मीन्स घूरना। तो क्या वर इंटायरली एम्ड एट, क्या ये पूरा एम्ड एट था स्टेबलाइजिंग द रुपीज़ वैल्यू, क्या ये रुपीज़ के वैल्यू को कहीं स्टेबलाइज करने के लिए तो नहीं था। इंटायरली एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द रुपीज़ वैल्यू, यही इस पर जो है सो कटाक्ष किया गया है। बस थोड़ा सा और इसमें है, मैं अब इसको, गिवन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है साइज या किसी चीज़ का तीव्रता। गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन, जो इकोनॉमिक डिसरप्शन, अब देखिए यहाँ से बात करेगा कि ठीक है पैसा आपके पास है, लेकिन क्या आप एडजस्ट कर पाइएगा। आपके पास अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी है कोविड-19 का पेंडेमिक से उबरना। गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन कॉज्ड बाय ऑनगोइंग पेंडेमिक, कि मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन, आर्थिक बाधा, डिसरप्शन मीन्स बाधा, कॉज्ड बाय किसके द्वारा, कारण हुआ है, ऑनगोइंग जो अभी चल रहा है, पेंडेमिक, अभी कौन सा पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19, एंड द लैक ऑफ विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मतलब स्पष्टता, लैक मीन्स कमी, कि स्पष्टता की कमी है, ऑन द कॉस्ट्स, मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि आपको जो ऑनगोइंग पेंडेमिक चल रहा है ना, उसको आप स्पष्ट से देख नहीं रहे हैं कि उसका क्या लागत है, आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। यही कहना चाह रहा है कि पेंडेमिक एंड द लैक ऑफ विजिबिलिटी, विजिबिलिटी की कमी, ऑन द कॉस्ट दैट द इकोनॉमी इज गोइंग टू हैव टू बियर इन द कमिंग मंथ, इन इकोनॉमी इज गोइंग टू हैव टू बियर, बियर मीन्स देना या भुगतना हो जाएगा यहाँ पर, कि क्या कॉस्ट बियर करना पड़ेगा इकोनॉमी को आने वाले समय में। इसकी विजिबिलिटी आपको नहीं है, स्पष्टता नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका ऑन गोइंग पेंडेमिक है भी, जो जिस कारण से इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आपका हो रहा है। द आरबीआई's ट्रांसफर श्योरली प्रोवाइड्स ए मच नीडेड बफर, द आरबीआई's ट्रांसफर, सही बात है कि आरबीआई के पास जो पैसा ट्रांसफर, आरबीआई का जो ट्रांसफर का जो पॉलिसी है, जो ट्रांसफर किया है, श्योरली प्रोवाइड्स अ मच नीडेड बफर, बहुत आवश्यक था बफर का, यानी आर्थिक सहायता का, पैसा का, टू द गवर्नमेंट्स फिनांसेस को, है ना, सरकार के फिनांसेस को प्रोवाइड करता है। जबकि हाउएवर बोथ, अब देखिए बोथ कंजंक्शन है, बोथ के साथ हम लोग कौन सा यूज करते हैं, बोथ एंड, है ना, याद रखना है, बोथ के साथ क्या प्रयोग करते हैं, एंड, यहाँ देखिए एंड का प्रयोग किया है ना, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, बोथ एंड, इस तरह से। बोथ द सेंटर एंड द सेंट्रल बैंक, और जो केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई है, दोनों को, सब्जेक्ट देखिए दो हो गया, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं। नीड टू बी कॉग्निसेंट, कॉग्निसेंट मतलब रियलाइज करना, यानी उसको समझना होगा, कॉग्निजेंट मीन्स समझना, किसको समझना होगा, सेंट्रल को, केंद्र सरकार को, और आरबीआई को समझना होगा, ऑफ द रिस्क इन द मेकिंग ए हैबिट ऑफ, कि यह जो आपका हैबिट है, आदत है, उसमें क्या रिस्क है, इसको समझना होगा, ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का जो ये हैबिट है, हैबिट ऑफ बैंकिंग ऑन दीज सरप्लसेस, इस तरह का जो पैसा आपको आता है, तो इसका क्या रिस्क है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ से दिया है कि बोथ सेंटर एंड सेंट्रल बैंक नीड्स टू कॉग्निसेंट ऑफ द रिस्क, रिस्क को समझना होगा, इन मेकिंग ए हैबिट ऑफ बैंकिंग ऑन दीज सरप्लस, इस तरह के सरप्लस में जो बैंकिंग करते हैं उसको समझना होगा, टू कुशन द गवर्नमेंट्स कॉफर्स, देखिए कितना बेहतरीन शब्द का प्रयोग जो है सो द हिंदू किया है। कुशन का मतलब तकिया होता है, द गवर्नमेंट्स कॉफर्स, कॉफर्स का मतलब होता है तिजोरी। अब तिजोरी में तकिया, ऐसा तो होगा ना, यह कहना चाह रहा है कि रिलैक्स, आरामदायक का यूज़ करेगा यहाँ पर, है ना, इसलिए ट्रांसलेट करने में हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि गवर्नमेंट कॉफर्स जो है, सरकार का जो तिजोरी है, उसको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, है ना, बैंकिंग ऑन दी सरप्लस टू कसन द गवर्नमेंट्स कॉफर्स। आफ्टर जब ऑल जस्ट 2 years ago, जस्ट 2 years ago, बस 2 वर्ष पहले, दी आरबीआई हैड ट्रांसफर्ड अ रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़, कि रिकॉर्ड जो है 1.76 लाख करोड़ रुपया का ट्रांसफर किया था आरबीआई ने। टू का मतलब को, याद रखना, द एक्सचेकर, एक्सचेकर का मतलब होता है कोषागार, यानी भारत सरकार के का जो कोष है
उसमें जो है सो आरबीआई ने 1.7 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया था। कब किया था? तो 2 साल पहले। वाइल द रिजर्व बैंक हैज़ इंश्योर्ड दैट, जबकि रिजर्व बैंक ने इंश्योर किया है कि इट का प्रयोग आरबीआई के लिए किया गया है, रिजर्व बैंक के लिए। इट मेंटेन्स कंटीजेंसी, कि भैया मेरे पास कंटीजेंसी है। कंटीजेंसी मतलब क्या हो गया कि हम भविष्य में किसी तरह का खतरा होगा तो हमारे पास पैसा है कि हम डील कर सकते हैं। देखते हैं ना कि प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, क्योंकि उसमें क्या करता है, आपातकाल के लिए जो है उसमें कुछ पैसा को डिपॉजिट रखा जाता है कि किसी तरह का उस तरह का फ्यूचर कंडीशन के लिए हम लोग जो है उसको क्या करें, इस्तेमाल करें। तो आरबीआई भी अपना रखती है। तो आरबीआई इंश्योर करती है कि इट मेंटेन्स, अपना मेंटेन कर रही है कंटीजेंसी, यानी फ्यूचर का जो खर्च है, भविष्य का जो खर्च है रिजर्व को, एट एग्जैक्टली कितना है उसका, 5.5%, यानी 5.5% ऑफ द ओवरऑल साइज, जिसका इसका जितना ओवरऑल साइज है बैलेंस शीट का, उसका 5.5% क्या करती है, ये मेंटेन करती है कंटीजेंसी के रूप में, फ्यूचर खर्च के लिए। द लेवल ऑफ इट्स रिजर्व्स, इसका जो लेवल ऑफ रिजर्व्स है, यानी कि बचत का जो लेवल है, प्रोवाइड्स, अब देखिए इसका जो सब्जेक्ट है ना, ये लेवल है, लेवल ऑफ रिजर्व्स, चूंकि ये प्रीपोजिशन है, लेवल प्रोवाइड्स लिटिल विगल रूम। देखिए बहुत अच्छा वर्ड, विगल रूम का मतलब होता है ऐसा रूम जिसमें हम लोग जाकर आराम करते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो यहाँ रूम यह होगा कि इट रिजर्व्स प्रोवाइड लिटिल विगल रूम टू सेफ गार्ड, कि आरबीआई को बहुत, ठीक है पैसा तो आ रहा है लेकिन फिर भी इसके रूम में इसको आराम नहीं है, यानी आरबीआई को आराम नहीं है, बहुत कम आराम देता है रिजर्व, यानी और चाहिए या किसी और स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। द लेवल ऑफ इट्स रिजर्व प्रोवाइड्स लिटिल, मतलब बिल्कुल थोड़ा, ना के बराबर, विगल रूम टू सेफ गार्ड, सुरक्षा, अगेंस्ट अ सडन। बड़ा बेहतरीन लाइन, यहाँ से सारा सेंटेंस का निचोड़ दे दिया कि यदि आपको सडन यानी अचानक, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की हो, फिनेंशियल क्राइसिस यदि आपको आया, तो उसके लिए आपको विगल रूम प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपको आराम नहीं देगा, बहुत लिटिल देगा। एंड इज एट द लोअर एंड ऑफ द, बड़ा अच्छा लाइन यहाँ से, चूंकि कारण बिमल जलान का कहना है इसमें कि द लेवल ऑफ इट्स रिजर्व प्रोवाइड्स लिटिल विगल रूम टू सेफ गार्ड अगेंस्ट ए सडन अनएक्सपेक्टेड फिनेंशियल क्राइसिस एंड इज एट द लोअर एंड ऑफ द 5.5% एंड टू 6.5% बैंड recommended by the बिमल जलान कमेटी। देखिए बड़ा अच्छा पार्ट यहाँ कह रहा है कि बिमल जलान कमेटी ने रेकमेंड किया था एक बैंड मतलब एक सीमा, वो सीमा था 5.5% से 6.5%, यानी 5.5 से 6.5% का। उसी के बारे में कह रहा है कि अगेंस्ट यदि फिनेंशियल क्राइसिस हुआ तो इट इज़ लोअर एंड ऑफ द, यानी इसके लोअर एंड तक होगा, है इस सीमा के। अब वो सीमा कौन मतलब अब रिकमेंड किया था, किसने किया था, तो बिमल जलान कमेटी ने। विद द गवर्नमेंट फेसिंग द लाइकलीहुड ऑफ, विद द गवर्नमेंट फेसिंग द लाइकलीहुड, सरकार फेस कर रही है लाइकलीहुड यानी संभावना ऑफ ओवर शूटिंग का, वृद्धि होने का, क्या चीज़ वृद्धि होने की संभावना है, फेस कर रही है, इट्स बजटेड बोरोइंग, इसका जो बजटेड खर्च है वह जो है सो बढ़ने की संभावना है, उधार जो है इसका बोरोइंग है ना, उसके बढ़ने की संभावना है। गिवन द हायर स्पेंडिंग, बजटेड बोरोइंग गिवन द हायर स्पेंडिंग, ज़्यादा जो खर्च है, नीडेड टू बोस्टर वैक्सीनेशन, अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो है सो ज़्यादा खर्च की आवश्यकता है चूँकि आप समस्या से ग्रसित हैं। बोस्टर मतलब वृद्धि, वैक्सीनेशन मतलब जो टीकाकरण, हेल्थ केयर, डायरेक्ट फिजिकल सपोर्ट, यानी डायरेक्ट फिजिकल सपोर्ट के लिए कि आपके पास फिजिकल सपोर्ट रहे, स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, वैक्सीनेशन को वृद्धि करने के लिए, बोस्टर करने के लिए आपको नीड है हायर स्पेंडिंग करने की, ज़्यादा खर्च करने की। तो कैसे मैनेज कीजिएगा आप? द आरबीआईज बैलेंस शीट, आरबीआई का जो बैलेंस शीट है, कुड स्वेल इन साइज, स्वेल मीन्स होता है वृद्धि होना, तो यहाँ हो जाएगा स्वेल। देखा ना कभी कभी किसी का चेहरा फूल जाता है, तबीयत खराब है चेहरा फूल गया, तो उसी को स्वेलिंग कहते हैं। तो स्वेलिंग मतलब यहाँ हो जाएगा नेगेटिव सेंस कि उसका पर स्वेलिंग हो रहा है, यानी बीमार हो रहा है। इट वुड बिहोव पॉलिसी मेकर्स, तो इट वुड बिहोव पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स को बिहोव करेगा, बिहोव मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है पॉलिसी मेकर्स के लिए, टू रिमेंबर दैट, कि आप रिमेंबर करें, द सेंट्रल बैंक इज अल्टीमेटली, कि पॉलिसी मेकर आप यहाँ याद करें कि सेंट्रल बैंक इज अल्टीमेटली द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब होता है अंतिम ऋणदाता। आरबीआई, एज यू नो दैट कि आरबीआई इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता है।
हमारे देश का एज ए होल, एंड कैन इल एफोर्ड मतलब नहीं सह सकता, उसके पास उतना भार वो नहीं सह सकता है आरबीआई, मतलब वहन नहीं कर सकता, कांट एफोर्ड। इल एफोर्ड मतलब कांट एफोर्ड। टू बी लेस, थोड़ा सा लाइन कॉम्प्लिकेशन, टू बी लेस देन एडुक्वेटली फंडेड, कि यह वहन नहीं कर सकता है चूंकि यह एडिक्वेटली फंडेड नहीं है। टू मीट एवरी कंसीवेबल कंटीजेंसी, कंसीवेबल मतलब पॉसिबल, कंटीजेंसी मतलब भविष्य का जो जरूरी है, यानी किसी भी तरह का भविष्य में जरूरी संभावना होती है तो उसको आरबीआई वहन नहीं कर सकेगा। आई होप कि दोस्तों आप इसको समझे होंगे। इसको कम से कम 2 बार देखें आप, क्योंकि यह और एडिटोरियल के कंपैरिजन में काफ़ी बेनिफिशियल है ना। तो इसको ध्यान से देखें, इसका जो टर्म है वर्ड को याद करें, और फिर हम मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। आई होप कि अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है लाइक सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर भी करें, ताकि वही सारा जो प्रोसेस है होता रहे। तो धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विथ हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा।